दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन पावर में। ये मोनोपोली से संबंधित और कुछ इकोनॉमिक्स के बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट दिए गए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य मूल्य दीर्घकाल से संबंध रखता है, यानी जो सामान्य मूल्य होता है वो दीर्घकाल से संबंध रखता है और ये स्थिर रहता है, तथा बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के परिता भ्रमण करता है। यानी सामान्य मूल्य जो होता है वो दीर्घकाल से संबंधित होता है और स्थिर रहता है, और सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के क्या करता है, जो बाजार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के परिता भ्रमण करता है। क्लियर है कि सामान्य मूल्य दीर्घकाल से संबंधित है, स्थिर रहता है, और जो बाजार मूल्य होता है वो सामान्य मूल्य के परिता भ्रमण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाजार मूल्य मांग एवं पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो बाजार का मूल्य है वो मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जबकि दीर्घकालीन जो सामान्य कीमत है वो मांग एवं पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। क्लियर है? यानी बाजार मूल्य है वो मांग और पूर्ति की यानी बाजार की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। अस्थायी शक्तियाँ, ये कैसी शक्तियाँ होंगी यहाँ पे? ये अस्थायी शक्तियाँ होंगी। क्लियर? यानी बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जबकि दीर्घकालीन सामान्य कीमत मांग और पूर्ति की स्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पादन बढ़ने पर औसत सामान्य लाभ घटता जाता है। यानी जब उत्पादन बढ़ता है तो औसत सामान्य लाभ धीरे धीरे घटता जाता है, किंतु कुल सामान्य लाभ स्थिर रहता है। यानी जो कुल टोटल प्रॉफिट होता है, सिंपल प्रॉफिट यानी जनरल प्रॉफिट जो होता है वो सेम रहता है, और औसत सामान्य लाभ जो है उत्पादन के बढ़ने पर धीरे धीरे घटता चला जाता है लाभ जो। क्लियर? पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन बंद बिंदु के 3 बिंदु होते हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जो उत्पादन है वो बंद होने के बिंदु हैं। पहला पॉइंट दिया गया, कीमत बराबर एवीसी, यानी जब कीमत एवीसी के बराबर होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन बंद होने का होता है। दूसरा है टी आर इज इक्वल टू टी वी सी, यानी टी आर जब टी वी सी के बराबर होता है तब ये कंडीशन होती है। तीसरा है फर्म की कुल हानि इज इक्वल टू टी एफ सी, यानी फर्म की कुल हानि जब टी एफ सी के बराबर होती है। यानी 3 ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहां पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन बंद होने के बिंदु होते हैं। कीमत बराबर ए बी सी, टी आर बराबर टी बी सी और फर्म की कुल हानि बराबर टी एफ सी। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म एवं उद्योग दोनों के ही दीर्घकालीन संतुलन की दशा में निम्नलिखित 3 ये कथन सत्य होते हैं। नंबर 1, P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एस एम सी इज इक्वल टू एल एम सी। पहला तो पॉइंट ये बनता है। दूसरा दिया है P इज इक्वल टू एम आर इक्वल टू एल ए सी वक्र का न्यूनतम बिंदु। तीसरा पॉइंट दिया गया है P इज इक्वल टू एम आर इक्वल टू एस ए सी इक्वल टू एल ए सी। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जब फर्म और उद्योग दोनों के ही दीर्घकालीन संतुलन होते हैं तो दीर्घकालीन दोनों के संतुलन में ये से तीनों पॉइंट जो बनते हैं जाके। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन में होने तथा उद्योग के संतुलन में ना होने की दशा में ये सिचुएशन बनती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता जब होगी तो फर्म संतुलन में है और जो उद्योग है वो संतुलन में नहीं है, तब ये सिचुएशन बनती है P इज इक्वल टू एम आर इक्वल टू एस एम सी इक्वल टू एल एम सी इक्वल टू एस ए सी और इक्वल टू एल ए सी। तो ये आपको पूरा लाइन याद रखना है। क्लियर? ये P इक्वल एम आर इक्वल एस एम सी इक्वल एल एम सी इक्वल एस ए सी इक्वल एल ए सी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होगी वो संतुलन की दिशा में होगी, लेकिन जो उद्योग है वो संतुलन में नहीं होगा। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म अपने अनुकूलतम आकार की ही होती है, क्योंकि पूर्ण जो प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर जो फर्म होती है अपने अनुकूलतम की आकार, क्योंकि वहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में साधनों के माध्यम से जो भी वहाँ पे उसको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो सामान्य लाभ ही प्राप्त हो पाता है।
पूर्ण प्रतियोगिता। वो पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अनलिमिटेड होती है, कोई इसमें मतलब बाउंड्री नहीं होती है, तो इसलिए क्या होता है जो फर्में हैं वो अपने अनुकूलतम आकार की होती हैं और उनको सामान्य लाभ वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है, मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म, पीगू ने साम्य फर्म तथा आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अनुकूलतम फर्म का विचार दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म का विचार दिया, पीगू ने साम्य फर्म का विचार दिया और आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अनुकूलतम फर्म का विचार दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्शल ने प्रतिनिधि फर्म, पीगू ने साम्य फर्म तथा आधुनिक अर्थशास्त्री अनुकूलतम फर्म। तो ये तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, यानी किसी वस्तु विशेष पर किसी एक व्यक्ति का एक अधिकार होना। तो उसकी पूरी डिटेल में हम परिभाषा को देखते हैं कि एकाधिकार क्या होता है आर्थिक दृष्टिकोण यानी अर्थशास्त्र के आधार पर। एकाधिकार उस बाजार स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है। यानी एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल एक ही उत्पादक होता है और उसका अपने वस्तु की पूर्ति पर जिसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी एकाधिकार में क्या होता है, जो तो एक उत्पादक होता है उसको अपनी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है क्योंकि उसकी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। एकाधिकार में निकट स्थानापन्न के अभाव में मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य अथवा नगण्य होती है। यानी जो एकाधिकार में निकट स्थानापन्न, क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं समरूप नहीं होती, उनका स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है, तो स्थानापन्न का अभाव होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मांग की जो आड़ी लोच है वो शून्य होती है। नेक्स्ट दूसरा जो इसने पॉइंट दिया है विशुद्ध एकाधिकार। विशुद्ध एकाधिकार में मांग की लोच इकाई होती है। जो विशुद्ध एकाधिकार सिचुएशन बनती है तो मांग की लोच वहाँ पर इकाई होती है, जिसके कारण एकाधिकार में मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का व्यय समान रहता है। अब इसमें क्या होता है, एकाधिकार में मांग वक्र का कोई भी बिंदु हो वहाँ पर उपभोक्ता जो व्यय करता है उसका व्यय समान रहता है। इसी दशा में एकाधिकारी का AR वक्र आयताकार अतिपरवलय यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसकी मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के हर एग्जाम में आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी इसका मतलब क्या है, इसकी मांग की लोच वहाँ पे क्या होती है, इकाई के बराबर होती है। क्यों होती है कि उपभोक्ता का जो व्यय है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या रहता है, समान रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, एकाधिकार में फर्म एवं उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, फर्म ही उद्योग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि एकाधिकार जो मोनोपोली है वहाँ पे फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता है, फर्म ही वो क्या होती है, उद्योग होती है। अब हम बात करते हैं एकाधिकार। एकाधिकार की दो श्रेणियां हो सकती हैं, यानी एकाधिकार की श्रेणियां कितनी हो सकती हैं, वो दो, साधारण, निर्भय अथवा सुरक्षित एकाधिकार। इसमें एकाधिकारी को संभावित प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप अथवा उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं का कोई डर नहीं रहता है। वह मनमानी कीमत निर्धारण कर अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है यानी मनमाने तरीके से कर सकता है। तो ये साधारण, निर्भय अथवा सुरक्षित एकाधिकार इसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, सुरक्षित एकाधिकार। एक एकाधिकारी की ऐसी संभावित प्रतियोगिता है कि स्थिति बनती है जहाँ पर कोई सरकारी हस्तक्षेप अथवा उपभोक्ताओं की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं कीमत या वस्तु को लेकर, उसका कोई उसे डर नहीं रहता है कि कीमत हम ज़्यादा कर देंगे तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती है। यानी उपभोक्ताओं की उसे प्रतिक्रियाओं का कोई डर नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप वहाँ नहीं होता है। तो वह जो
उत्पादक है यानी एकाधिकारी है वह मनमानी कीमत निर्धारण करता है और अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है, यानी एक सिचुएशन ऐसी भी बनती एकाधिकार में, और इसे हम कहते हैं सुरक्षित एकाधिकार। नेक्स्ट, दुर्बल अथवा असुरक्षित एकाधिकार, यानी दुर्बल, नाम में ही है दुर्बल अथवा असुरक्षित एकाधिकार। इसमें फर्म को संभावित प्रतियोगिता एवं सरकारी हस्तक्षेप का भय बना रहता है। ये बिल्कुल उसके सुरक्षित के अपोजिट है, ये असुरक्षित एकाधिकार है। तो इसमें क्या होता है, संभावित मार्केट की प्रतियोगिता का डर रहता है कि प्रतियोगिता हो सकती है। दूसरा, सरकार का हस्तक्षेप का भय बना रहता है। इसमें जो फर्में होती हैं मनमानी कीमत तथा उत्पादन नीति अपना नहीं सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एकाधिकारी एक साथ एक यानी कीमत अथवा पूर्ति दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता। यानी एकाधिकारी एक साथ कीमत अथवा पूर्ति दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक बार में या तो वो अपनी कीमत को कंट्रोल कर सकता है या फिर पूर्ति, यानी दोनों पर एक साथ वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, एकाधिकारी का मांग वक्र और AR वक्र एक ही होता है, यानी जो एकाधिकारी होता है उसका मांग वक्र और AR वक्र एक ही होता है। जो ऋणात्मक ढाल वाला होता है, यानी कैसा होता है जो उसका वक्र AR ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एकाधिकार में इसलिए MR सदैव कीमत से कम होती है। क्लियर, क्योंकि एकाधिकार में क्या होता है, जो सीमांत लागत है या सीमांत आय की हम बात करते हैं वो एक्चुअल आय से बहुत कम होती है, यानी वास्तविक कीमत वहाँ पे ज़्यादा ली जाती है। तो इसलिए एकाधिकार में MR सदैव कीमत से कम क्या होता है, यानी यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है, जो MR सदैव कीमत से क्या रहता है, कम रहता है। यहाँ पर जो प्राइस है वो ज़्यादा निश्चित किया जाता है, क्योंकि एकाधिकारी का कंट्रोल होता है, उसका मार्केट पर अपनी वस्तु पर एकाधिकार है, तो वो अपनी वस्तु किसी भी कीमत में बेच सकता है, यानी सुरक्षित एकाधिकार में आ रहा है। तो वहाँ पर प्राइस वो होती है सीमांत आय से ज़्यादा रखी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट है, एकाधिकार में AR तथा MR का संबंध की लूज पर निर्भर करता है। यहाँ पर दिया है फार्मूला, MR = AR ब्रैकेट E-1/E। E मतलब लोच, जो लोच के बारे में बताता है। तो MR निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, MR = AR E-1/E। दूसरा पॉइंट दिया गया है, एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। जैसा कि अभी आप ऊपर बताया कि MR यहाँ पे दिया है =MC, यानी सीमांत जो आय है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। दूसरा, AR = MR, यानी AR अब हमें निकालना है तो वो MR ब्रैकेट E/E-1 होगा। सेकंड, अगर AR बराबर कीमत बराबर MC, ये E/E-1। तो ये तीन जो फार्मूलेट दिए हैं इनको आपको ध्यान रखना है कि एकाधिकार में जो कीमत है वो सीमांत लागत से अधिक होती है, क्योंकि उसका मार्केट एकाधिकार होता है, तो वो सीमांत लागत से कहीं ज़्यादा की प्राइस निश्चित करता है। क्लियर है। तो इसमें MR = MC होता है, AR बराबर MR E/E-1 होता है, और AR कीमत के बराबर है बराबर MC E बराबर E/E-1। यहाँ पर जो E/E-1 है वो क्या शो कर रहा है, इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट है, यानी P प्राइस दिया है, प्राइस > MC, यानी जो कीमत है वो सीमांत लागत से अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एकाधिकारी फर्म जो स्वयं उद्योग होती है, क्योंकि एकाधिकारी फर्म जो होती है वो स्वयं, क्योंकि एकाधिकारी में फर्म और उद्योग एक ही होता है, तो का पूर्ति वक्र नहीं खींचा जा सकता है। अब ये पूर्ति वक्र जो है एकाधिकारी का खींचा क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि एकाधिकारी किसी निश्चित कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है।
अब एकाधिकारी का जो पूर्ति वक्र है वो इसलिए नहीं खींचा जा सकता है क्योंकि एकाधिकारी जो है किसी एक निश्चित कीमत पर अपनी वस्तु को बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है। वो विभिन्न मार्केटों में अपने जो प्राइस हैं वो अपने आधार पर निश्चित करता है। एकाधिकार में एक ही पूर्ति वक्र पर भिन्न भिन्न कीमतें भी हो सकती हैं। ये भी संभव है कि एकाधिकार में क्या एक ही जो पूर्ति वक्र है उस पर भिन्न भिन्न कीमतें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त एकाधिकार में कीमत सीमांत लागत से हमेशा ऊंची रहती है। क्लियर है, क्योंकि एकाधिकार होता है उसका तो सीमांत लागत से कहीं ज़्यादा कीमत को निश्चित करता है। नेक्स्ट है, एकाधिकारी सदैव यह प्रयास करता है कि वह उस बिंदु पर उत्पादन निर्धारित करे जहां मांग की लोच इकाई से अधिक है, क्योंकि ऐसी दशा में MR धनात्मक होता है। यानी एकाधिकारी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि वह उस ऐसे बिंदु पर जाके उत्पादन अपना निश्चित करे, निर्धारित करे जहां पर मांग की लोच इकाई से अधिक है, क्योंकि ऐसी दशा में MR जो होता है वो धनात्मक होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और इसके आगे के वीडियो में हम अल्प एकाधिकार में ग्राफ के जरिए कुछ क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करेंगे। मोनोपोली के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट बचे हुए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हम मोटिवेट हों और अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द दे सकें।